हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा के संचार मीडिया और तकनीकी मीडिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारी दूसरी यूनिट है टेक्नोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में। इससे हम इस जो चैप्टर है वो हमारा है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी शिक्षा का टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी शिक्षा में टेक्नोलॉजी के यूज पर चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे के वीडियोस पे इस विषय के इंट्रोडक्शन को अवश्य देख लें, जिससे कि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स देखी। अब ये टेक्निक्स हैं क्या, इन टेक्निक्स का क्या मतलब है? तो सबसे पहले बात करते हैं संचार मीडिया। क्या कह रहा है? संचार मीडिया। संचार मीडिया में क्या कहा गया है? मास मीडिया। मास मीडिया, मास मतलब होता है पब्लिक, और मीडिया का मतलब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी जब आप जन संचार की बात करते हैं, जन संचार का मतलब क्या है? ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति अपना कोई भी मैसेज या संदेश देना चाहता है। तो एक तो तरीका ये है कि ये ए बी को सीधे मैसेज कर दे, ठीक है। ये क्या हुआ? ये होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या हुआ? पर्सनल कम्युनिकेशन। अब यही मैसेज ए उठा करके फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप इनमें डाल दे, या इंस्टा है, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म हैं, मैंने इन पर चर्चा की है ऑलरेडी। इन पर अगर डाल दे या न्यूज़पेपर पे प्रिंट करा दे या टीवी शो में दिखा दे, तो क्या होगा? क्या आप इन पर मैसेज आने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने इसे देखा होगा? क्या अंदाजा हो सकता है? अननंबरेबल हो जाएगा, अनलिमिटेड रीच हो जाएगी। तो जहां पर मैसेंजर 1% है और जो व्यूअर्स हैं ये काउंटलेस हो जाते हैं। ऐसे साधनों का नाम जनसंचार है। ऐसे साधनों की व्यवस्था को हम जनसंचार कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अभी आप यहां ध्यान दीजिए, हम इसी चीज को उठा करके एक वीडियो बनेगा, आपका वीडियो बनता है ना, और वो वीडियो सब्जेक्ट वेंचर पे हम डालते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट वेंचर है, मान लिया इसको अभी कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन क्या किसी के लिए मना है? पब्लिक है ना। तो एनी पर्सन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अगर सब्जेक्ट वेंचर का नाम यूट्यूब पर सर्च करेगा तो वो इस मैसेज को देख सकता है। इसलिए ये जन संचार हो जाता है। और शिक्षा में जन संचार के मैसेजेस को कैसे यूज किया जाए, इस बात का प्रयोग करना जन संचार मीडिया कहलाएगा। तो पहला टॉपिक समझ में आया, शिक्षण में संचार मीडिया। जैसे कि हम शिक्षण में संचार मीडिया का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले कंटेंट को बना रहे हैं और फिर एक कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, और उसके व्यूज पे कोई भी उसको वॉच कर सकता है और उस चीज को समझ सकता है। तो हमने शिक्षण के लिए संचार मीडिया का प्रयोग कर लिया। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो संचार मीडिया क्या हुआ? कोई भी ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से कोई भी एक व्यक्ति अपने संदेश को, अपने मैसेज को, अपनी शिक्षा को, अपने कंटेंट को
अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचा सकता है, उसे हम जन संचार का माध्यम कहते हैं। ऐसे माध्यमों में आपका नेट, टीवी, न्यूज़पेपर और ये सोशल मीडिया साइट्स आती हैं। ठीक है, आज के समय में सोशल मीडिया साइट्स और आपकी जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं और आपकी टीवी आपका, ठीक है, यह संचार मीडिया कहलाएगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात आती है तकनीकी मीडिया। टेक्नोलॉजिकल मीडिया क्या है? तो टेक्नोलॉजिकल मीडिया का मतलब है कि क्लासरूम में जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम टीचिंग में किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि पढ़ने के दौरान यहां पर हम पेन थोड़ा सा बदल लेते हैं। ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और ये अपने बच्चों को दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है बच्चों को लाइफ ऑफ बटरफ्लाई। मान लीजिए ये क्या दिखाना चाहता है? लाइफ ऑफ बटरफ्लाई। ये इस चीज से रिलेटेड वीडियो कंटेंट, ये इस चीज से रिलेटेड वीडियो कंटेंट अपने बच्चों को क्लासरूम में शो कर देता है। टीवी के माध्यम से शो करता है या किसी और माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से, ऑडियो विजुअल चैनल के माध्यम से, या फोटोज के माध्यम से, या एल्बम्स के माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से, या किसी और माध्यम से वो अगर ऐसा करता है तो उसे हम तकनीकी मीडिया का शिक्षण में प्रयोग कहेंगे। संचार मीडिया और तकनीकी मीडिया के सबसे पहले महत्व पर चर्चा करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। अब यहां पर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों आखिर मास मीडिया और संचार मीडिया हमारे लिए जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी हम अगर चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ हम बढ़ाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी बात करते हैं कोरोना के टाइम पर। कोरोना के टाइम पर क्या पॉसिबल था कि आप एक एक व्यक्ति को चीजें बताते? कोरोना से हम बच सके हैं क्योंकि हर एक को डर लगा। और हर एक को डर क्यों लगा? क्योंकि चीजें टीवी पे दिखाई दे रही थी, नेट पर आ रहा था, और हर व्यक्ति मोबाइल पर सुबह न्यूज पढ़ रहा था, ग्राफ देख रहा था। तो ये जो संचार मीडिया थी, इसी ने कोरोना की अवेयरनेस को बढ़ाया, लोग जागरूक हुए और अपने आप को बचा पाए। तो संचार मीडिया का पहला महत्व समझ में आया, जागरूकता बढ़ाने के लिए। दूसरा है बच्चों में जागरूकता के साथ साथ रुचि उत्पन्न करने के लिए। रुचि उत्पन्न करने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, रुचि कैसे उत्पन्न की जाती है? इधर देखो, रुचि कैसे उत्पन्न की जाती है। तो हमारी कक्षा में बच्चे हैं, अब हमारी कक्षा के बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं पहाड़ा। अब पहाड़ा उनका दो दिक्कन दो, दो दुनिया चार नहीं पढ़ा सकते, आप नहीं समझ में आएगा। तो उनको हमने क्या किया कि उनके लिए हमने एक वीडियो ले लिया और उस वीडियो में कठपुतली है। कठपुतली समझ रहे हैं? तो दो लाइनों को एक दूसरी लाइन के द्वारा टच करा दिया गया। अब ये वीडियो में अगर दिखाओगे तो बच्चे को देख कितना आएगा अच्छे से। ये दो लाइनों को एक लाइन कितनी जगह टच कर रही है? तो दो एकन, फिर दो लाइनें, दो दूना चार, दो तिया, दो चक्के, दो पंचे 10। करते करते जब ये चीजें लेके आओगे तो बच्चों को पहाड़े की कॉन्सेप्ट पता चल जाएगी। अब चूंकि एक ही चीज को बार बार जोड़ना है, 2 + 2 कितना हुआ? 4, फिर 2 में 2 जोड़ के फिर 2 जोड़ के कितना हुआ? 6। ऐसे ही चूंकि एक ही संख्या बार बार जोड़ी जा रही है और उसी संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसे गुणा कहते हैं, और इसी को जब हम गिनती की भाषा में कहते हैं तो ये पहाड़ा हो जाता है। अब बच्चों को आपने गुणा पढ़ा दिया, पहाड़ा पढ़ा दिया, और साथ में आपने कठपुतली का खेल दिखा दिया। अब ये वीडियो आपने प्ले किया, क्या बच्चों में रुचि बढ़ी होगी? yes, इसके लिए जरूरी है तकनीकी मीडिया।
समझ में आई बात? तकनीकी मीडिया इसलिए जरूरी है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो शिक्षा में बच्चों की जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना है हमको? तकनीकी मीडिया का। तीसरा है ज्ञान का स्थायीकरण करने के लिए। स्थायीकरण जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि अगर बच्चे को कहानी तो पता तो मुर्गे को भी था कि 2 दहम 20 होता है, लेकिन क्यों? माइंड में वो बात कॉन्सेप्ट तो सेट हो। अभी आपको ये बात बता, जैसे मैंने कही आपको कि गुणा क्या है, सेम संख्या को बार बार जोड़ा जाना और उसको हमें बार बार जोड़ करके ना देखना पड़े, इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या इसके पहले आपको यह पता था कि सेम संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं? यह चीज बच्चों को बतानी होगी। तो यह चीज स्थायीकरण करने के लिए इसका जरूरी है। चौथा है विषय वस्तु सरल और बोधगम्य बनाने के लिए। ठीक है ना? मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए, इसके लिए ये चीज जरूरी है। ठीक। अब बात आती है इसके क्षेत्र क्या क्या हैं? किसके? संचार मीडिया और मास मीडिया के क्षेत्र क्या क्या हैं? संचार मीडिया और मास मीडिया के क्षेत्र में सबसे पहले है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हमने पीछे पढ़ाया था और हमने बताया था कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। शिक्षा आज भी सबको नहीं मिल पा रही है, जबकि फ्री है, राइट ऑफ एजुकेशन है, गार्जियन नहीं भेज रहे हैं। हम 4-4 दिन एक गार्जियन के घर जा रहे हैं कि बच्चे का अपने एडमिशन करा लीजिए, गार्जियन एडमिशन नहीं कराना चाह रहा है। पता नहीं क्या सोच है। तो ये सार्वभौमिकरण के लिए जरूरी है कि अवेयरनेस रखी जाए। दूसरा है स्त्री शिक्षा का प्रसार। आपको स्त्री शिक्षा का प्रसार करना होगा, या स्त्री शिक्षा का प्रसार हो, महिलाओं में बालिकाओं की शिक्षा बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि आप जनसंचार के इन माध्यमों का प्रयोग करें। ठीक है। तीसरा है शैक्षिक वातावरण बनाना। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जिनमें ऐसी प्रेरक कथाएं होती हैं जिनमें बच्चे ने शिक्षा पाई है, इसके कारण वो अज्ञानता के कारण अपने पापा की जिंदगी या माँ की जिंदगी बचा लेता है। तो ये प्रेरणादायक किस्से होते हैं कि शिक्षा क्या कर रही है, जिंदगी में उजाला फैलाती है। और सच भी है, शिक्षा वो कुंजी है जिससे आपकी किस्मत का ताला खोला जा सकता है। जैसे एक नॉर्मल सा गांव का रहने वाला कोई भी लड़का अगर अच्छे से शिक्षित होकर के सरकारी नौकरी पा जाता है, या एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर कि वो अपने रोजगार के अच्छे साधन जुटाने लगता है, तो वो अपनी जिंदगी प्लस अपने बच्चों की जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी बना लेता है ना। तो किसकी दम पर बना पाया? और मैं ओपनली इस चैनल पर एक्सेप्ट करना चाहता हूं, मैं गांव का वो लड़का था जिसको ये उम्मीद नहीं थी कि कभी उसका भी अपना कहीं शहर में घर होगा या कैरियर होगा, और ये केवल संभावित हो पाया है इस शिक्षा की वजह से। तो शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिससे चलती पीढ़ी है। अगर ये मैसेजेस, अगर ये सूचनाएं हमें लोगों तक, जन जन तक पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें संचार मीडिया और तकनीकी मीडिया चाहिए होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है सतत शिक्षा के लिए। एजुकेशन सबको मिले और परमानेंट मिले, इसके लिए हमें जन सामान्य में जागरूकता फैलानी होगी और ध्यान रखना होगा। और पांचवा है औपचारिक शिक्षा की, औपचारिक शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अच्छा, अब ये बताइए कि औपचारिक शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? अनीता बताएं। समाज से मिलती है। हाँ, जो समाज से मिलती है। आप
तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कोशिश करिए, पढ़िए, बिना पढ़े आप केवल लज्जित होते हैं। कमजोरी चाहे जिसकी हो, चाहे विद्या की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे ताकत की हो, आपको एक दिन लज्जित करती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो विद्यालयों में मिलती है। और अक्सर समाज में आपने लोगों को कहते सुना होगा, पढ़ लिख के कौन सा तीर मार ले हैं, काम तो यही करें का, बर्तन है चौका, तो काहे पढ़ावें लड़कियों को। तो इस तरीके की जो सोच है, उस सोच को हटाने के लिए जरूरी है कि संचार मीडिया और तकनीकी मीडिया के माध्यम से लड़कियां आज क्या क्या कर रही हैं ये उन अंधों बहिरों को बताया जाए। अनौपचारिक वो होती है जो इसके बाद समाज से मिलती है, जिंदगी भर चलती है, और निरौपचारिक वो होती है जो दोनों के बीच में है, जो दूरस्थ शिक्षा और डिस्टेंस है। शिक्षा के अभिकरण एक वीडियो पड़ा हुआ है, बेटा काइंडली वॉच। अब बार बार मैं क्या कहूं, संचार मीडिया का भारत में विकास, तो आपको पता है कि भारत में सबसे पहले रेडियो चलता था, और रेडियो में हम आकाशवाणी सुना करते थे, ठीक है। और आकाशवाणी के बाद फिर हमारा जो टीवी आया, टीवी में हमने दूरदर्शन में एक चैनल आया जिसका नाम था ज्ञान दर्शन, ठीक है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान गंगा, बाद में कृषि दर्शन भी आया इसी में, ठीक है। तो ये जो चीजें आई ये सब चली। अब इसके साथ सीईटी, ठीक है ना, ये आपका सेंट्रल एजुकेशन टीवी सेट, ठीक है, जो सेट था पहला टेक्नोलॉजिकल प्रयास था, सेट पहला टेक्नोलॉजिकल प्रयास। इसके बाद इनसेट, ठीक है, इनसेट, ठीक है। इनसेट जो था इसको कैपिटल लिख लो पूरा, INSAT, इंडियन सैटेलाइट है एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये जो सैटेलाइट थी, ये सैटेलाइट से हमें एजुकेशनल कार्यक्रम देखने का मौका मिलने लगा। एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में इसने काम किया, यानी शैक्षिक प्रसारण इससे संभव हुए, ठीक है, शैक्षिक प्रसारण। इसके बाद एडुसेट भी आया, इनसेट और एडुसेट, और वर्तमान समय में INSAT इनसेट A1 से इस पे चर्चा की गई है, ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि इस समय वर्तमान में दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और ई बुक, ठीक है, ई बुक से आप एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एनसीईआरटी बुक्स का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से, ई बुक से। और अब वर्तमान में एजुकेशनल कंटेंट के लिए जो वर्तमान में प्रयास किए गए हैं वो पीएम श्री स्कूल हैं, पीएम श्री स्कूल और पीएम ई विद्या, ये वर्तमान में स्टेप्स हैं जो इसके लिए उठाए गए हैं। ये आपके करंट के बिल्कुल, मैं आपको एनईपी की बात कर रहा हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पीएम ई विद्या और पीएम श्री स्कूल की चर्चा है, ठीक है। इसमें हम लोग इसके साथ साथ जो हम लोगों का एक चैनल आता है उसमें है विद्यादान, विद्यादान के स्कूल हैं। तो विद्यादान ये शिवनाडर फाउंडेशन और गवर्नमेंट का एक स्टेप है जहां पर कि बच्चों का स्कॉलरशिप आता है और बच्चों के लिए प्रवेश कराया जाता है। इसमें भी डिजिटल कंटेंट की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी
तो अब हम स्टडी करेंगे कि भारत में संचार मीडिया और तकनीकी मीडिया में हमारे सामने समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है कि हमारे जो एजुकेशनल एफर्ट्स हैं वो कम रहते हैं, उनमें डिस्कशन नहीं आ पाता। तो सबसे पहले ये है कि परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध। आप देहात क्षेत्र में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोग बदलना नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा बदलाव हो। जैसे कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पिछड़ापन है और वहां का जो जमींदार है या वहां का जो प्रभावी व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, वो तो विकसित है, वो नहीं चाहता है कि एजुकेशन सबको मिले। अक्सर ये बात है कि सभी पढ़ जाएंगे तो फिर हम बेवकूफ किसे बनाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि परिवर्तन का विरोध करो, बहुत ज्यादा आप इसके फेवर में ना रहो। दूसरा है व्यर्थ के अतिरिक्त लाभ, व्यर्थ के अतिरिक्त लाभ। बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही हैं शिक्षा के लिए, बच्चों को फ्री खाना, फ्री ड्रेस, बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, बट इवन देन इन चीजों के बाद भी बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच रहे हैं। उसका कारण है कि गार्जियन व्यर्थ के लाभ तो ले लेता है लेकिन अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने में वो रुचि नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लोगों को प्रेशराइज किया जाता है कि आप बच्चे को बुला के लाइए, लेके आइए, जानिए, गार्जियन के पास जाइए, ढूंढ के लाइए कहां है जानकारी। भाई जब तक बच्चे को गार्जियन नहीं भेजेगा तब तक हम कितना भी प्रयास कर लें। भाई मैं एक हूं और गांव के 30 बच्चे हैं मान लीजिए हमारी क्लास में, तो क्या हम 30 बच्चों को फेवर कर पाएंगे? नहीं कर सकते। अगर वो 30 अपने आप से हो जाएं तो मैं खुद, लोग जैसे कहते हैं ना कि मास्टर नहीं आते, मास्टर पढ़ाते नहीं है, कैसे मास्टर नहीं आता और कैसे नहीं पढ़ाता है आप जाइए पूछिए उससे। लेकिन गार्जियन कभी भी पढ़ाई की बात लेकर नहीं आएगा, वो इस बात को लेकर के आएगा सर हमारे बच्चे का पैसा नहीं आया। उसको वो बेनिफिट चाहिए जो पढ़ाई के नाम पर मिलना है, पढ़ाई नहीं चाहिए। इसलिए जरूरी है ये करें, नहीं तो अदरवाइज संचार मीडिया का प्रयोग का कोई माध्यम नहीं रहेगा। दूसरा है उचित व्यवस्था का अभाव। उचित व्यवस्था का अभाव, जो सिस्टम चाहिए वो मिल नहीं पाता हमको पूरा। और चौथा है तकनीकी ज्ञान की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी। अब ध्यान दीजिएगा, कोरोना टाइम में हम लोगों से कहा गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए। गांव का बच्चा जिसे हम व्हाट्सएप पर सामग्री भेज रहे हैं या हम व्हाट्सएप पर कोई चीज कर रहे हैं या मोबाइल पर जानकारी दे रहे हैं, क्या वो इतना सक्षम है? क्या गार्जियन इतना सक्षम है कि बच्चों को व्हाट्सएप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो मोबाइल दे करके पढ़ा सकता है? शायद नहीं। इसी के कारण हमारी शिक्षा का, मल्टीमीडिया का उतना प्रसार नहीं हो पा रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और टॉपिक में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो जनसंचार तकनीकी के मुख्य आयाम, प्रोटेक्टिंग एरिया कौन कौन से हैं? तो इनमें से सबसे पहले है जनसंख्या शिक्षा। अगर हमें लोगों को शिक्षा देना है तो जनसंख्या शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप ये ध्यान दिए, जैसे इंडिया अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ है। तो अब अगर वो जनसंख्या शिक्षा हम बच्चों को, लोगों को नहीं देंगे तो फिर हम बहुत जल्दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ओर चले जाएंगे, जनसंख्या विस्फोट की ओर चले जाएंगे और हमारी समस्या होगी। ये काम मास मीडिया कर सकती है। दूसरा है पोषण शिक्षा, पोषण शिक्षा। तीसरा है चिकित्सा संबंधी ज्ञान और जानकारी। बच्चों को, लोगों को ये बताना होगा कि क्या चीजें करने पर उनकी चीजें बनी रहेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कृषि शिक्षा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि से रिलेटेड शिक्षा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां, भारत सबसे बड़ा जनतंत्र है, इसलिए राजनीतिक चेतना, लोगों में राजनीतिक जानकारी बहुत जरूरी है। राजनीतिक चेतना का विकास,
ये काम भी हमारी तक संचार मीडिया करती है और करना चाहिए। और लास्ट में है वातावरण के प्रति सजगता। दिख रहा है ना यहाँ पे, वातावरण के प्रति जागरूकता या सजगता। इन चीजों के बढ़ाने के लिए, इन एरिया में शिक्षा के लिए हमारा जन संचार माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, या जन संचार माध्यम का ही प्रयोग होना चाहिए। क्लियर? तो आज मैं ये इस छोटे से वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं। आगे हम मल्टीमीडिया के डिफरेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका क्या प्रयोग होगा और उनको कैसे देखा जाएगा, उन पर चर्चा करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।